नमस्कार। आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का जो चैनल है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हिस्ट्री में है, उसके साथ साथ आपके पॉलिटी में भी है, उसके साथ साथ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, ठीक है, उसमें भी ये जो है जिक्र है। मतलब जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल रखे हैं, एक मान के चले कि एक ही टॉपिक पढ़ोगे तो आपको एक गोली में तीन शिकार है, तीन चीजें जो है आपको पता चलने वाला है। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं डिटेल में डिस्कस करने के लिए, जो कि आपको मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी, इंडियन पॉलिटी में भी, उसके अलावा आपको जो है हिस्ट्री में भी काम में आए। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। आज आज के डेट में देखिए, हमारे पास जो संविधान है आज के डेट में, एंड ब्रिटिशर जब रूल करे, ऐसा तो नहीं है कि भारत का संविधान जो है, मतलब एक तरफ से, मतलब कहने का मतलब यह था कि भारत में केवल इंडियन ने ही रूल किया। कई सारे जो है देश भारत के ऊपर टाइम टू टाइम जो है उन्होंने अटैक करके रूल करना स्टार्ट किया। जैसे कि पुर्तगीज आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, ब्रिटिशर्स तो 250 साल तक रहे थे। उससे पहले भी मैं बात करूं, ठीक है, मोहम्मद घोरी से लेकर सुलेब डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, इवन जो मुगल वंश हैं, ठीक है, अर्ली मुगल्स, लेटर मुगल्स, जिसमें बाबर, देन उसके बाद जो है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब भी जो है एक तरफ से देखा जाए तो इंडियन रूलर नहीं है। तो ब्रिटिशर जब आए थे, ब्रिटिशर्स का मनसा समझिए कि ब्रिटिशर जो है 400 साल तक पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे थे आज के डेट में, जिसको कॉमनवेल्थ नेशन कहा जाता है। ऐसा नहीं है, 400 साल तक रूल कर रहे थे, समझ रहे मेरी बातें। तो भारत को जो वो लोग आए थे इनिशियली, तो वो बिजनेस पर्पस में आए थे, माइंड कुछ और था, कहे थे बिजनेस पर्पस, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग का जो है मसाला, इंडियन मसाला, स्पाइसेस, ठीक है, उसके उसके अलावा हम लोग का जो है प्रेशियस स्टोन्स, ये सब बहुत वर्ल्ड फेमस था, और मसाला खाने का तो शौकीन थे ही ब्रिटिशर्स। तो इनिशियली दे केम टू इंडिया एज ए फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है, व्यवसाय करने के लिए। और आपको पता है भारत जो है सोने की चिड़िया है, मतलब राजा महाराज के पास करोड़ों संपत्ति हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है, धन दौलत, हीरे जवाहरात, ठीक है। सो इनिशियली दे केम, बट इनिशियली ब्रिटिशर केम फॉर, मतलब दे वांटेड टू ट्रेड विथ इंडियंस। बट उन्होंने जब देखा इंडियन सोसाइटी को कि सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली इंडिया जो है बैकवर्ड है, उनको तो इजीली रूल किया जा सकता है, तो धीरे धीरे दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग, धीरे धीरे जो है वो एक्सप्लॉइट करने लगे। और उन्होंने ऐसे संविधान, ऐसे पॉलिसीज बनाने की कोशिश की जिसके तहत वो कोशिश ये करते थे कि मतलब भारत को किस तरह से अपने कैप्चर में कर सके। देखो, ये जो संविधान जो बनाया गया था इनिशियल स्टेज में, ब्रिटिशर्स जब बनाए थे, तो वो उनका ही मकसद हुआ करता था, बट लोगों को ऐसे जताते थे कि वो इंडियन के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो एक हो गया, देखो कंपनी रूल है। देखो एक चीज पहले मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, एक चीज जो है, देखो, हाँ, पहले उसको समझते हैं। इट इज गवर्नेंस। देखो, एक एक यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक जो है कंपनी रूल है, कंपनी रूल जिसका टाइम पीरियड है 1773 से लेकर 1858 तक। 1857 में क्या हुआ था? 1857 में 1857 में हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट, इसको कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 की क्रांति। क्रांति के बाद थोड़ा सा सिस्टम में उथल पुथल हुआ था, ठीक है। तो उससे पहले जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले क्या कहा गया? उसको कंपनी रूल कहा गया, जो कि 1773 से 1858, जिसमें आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। क्लियर है? उसके बाद देखो यहां पर जो है क्राउन रूल है। क्या है बेटा? ये क्राउन रूल है, जो कि 1858 से 1947 तक है क्राउन रूल, ठीक है। जिसमें से जो मेन है
गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, देन इंडियन काउंसिल एक्ट में देख सकते हो 1861 है, 1892 है, 1901 है। उसके बाद देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1909, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 एंड उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947। क्लियर है पॉइंट? तो ये देख सकते हो आपकी, ये है कंपनी रूल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रूल कर रहा था, और ये है क्राउन रूल का मतलब है, मतलब रानी जो है इंग्लैंड में रहेगी, बट एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था पावर कि तुम लोग चलाओ, लेकिन अल्टीमेट पावर किसके पास रहेगा? क्राउन के पास रहेगा। उससे पहले क्या था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास सारा पावर थी, पर जैसे ही ये लोग एक तरफ से 1857 में इतना सारा बड़ा हंगामा हुआ तो थोड़ा सा वो डगमगाने लगे। उसके बाद क्या है, ये जो ब्रिटिश का जो कंपनी का जो पावर है उसको खत्म करके डायरेक्टली वहां से रूल होता था, ये केवल केयरटेकर एक तरफ से चलाते थे एक तरफ से। क्लियर है पॉइंट? तो आइए ये सब चीजों पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात करते हैं। ठीक है, हालांकि ये चीजें मैंने क्लास में बताया था, प्रीवियस क्लास में, बट थोड़ा सा मैं रफली आप लोगों को ब्रीफली बता देता हूँ कि चीजें क्या हैं, उसके बाद एक एक करके बात करेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो देखो उससे पहले देखो, अगर मैं बात करूं 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, जो कि अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और उसके बाद ट्रेडिंग लाइसेंस, चार्टर एक्ट एंड रॉयल चार्टर, उसके साथ साथ जो है मोनोपोली टू द ट्रेड। तो धीरे धीरे जो इनिशियल स्टेज में ब्रिटिशर क्या बिजनेस करने आए थे, बिजनेस पर्पस में, तो धीरे धीरे जो है सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली इंडिया बैकवर्ड है, उन्होंने देखा, धीरे धीरे उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसमें एक तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ थे जो बंगाल एंड अवध एंड द मुगल एम्पायर थे। ठीक है, और दीवानी राइट बंगाल, ओडिशा एंड बिहार में ये लागू किया गया था। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं, ठीक है, राइट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शंस। ठीक है, देखो इंस्टेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल गॉट रीच, इंस्टेड ऑफ मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी रीच होने की जगह पे जो है ऑफिसर जो थे वो जो है ज्यादा अमीर होने लगे, मतलब ऑफिसर के पास ज्यादा पैसा आने लगा, कंपनी जो है डूबता गया। ठीक है, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट बैंकक्रप्ट एंड वेंट टू इन डेब्ट 1 मिलियन पाउंड्स। मतलब देखो एक कंपनी चल रहा है, जिसमें जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो अमीर हो रहे हैं, लेकिन कंपनी यहां पर अमीर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मुझे चलिए कुछ एग्जांपल नहीं दूंगा, हालांकि बहुत एक अच्छा एग्जांपल आ रहा था याद। ठीक है, एनीवे, तो बहुत सारी कंपनी ऐसे होते हैं, कभी कभी क्या होता है, कंपनी तो चलती है लेकिन कभी कभी एम्प्लॉय ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन कंपनी ग्रो नहीं कर पाती है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं। ठीक है, तो उसमें से देखो, जैसे कि छोटी सी एग्जांपल है, आज के डेट में जो एजुकेशनल इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी कंपनी बड़े बड़े फिगर, बड़े बड़े सैलरी पैकेज में फैकल्टी को रखते हैं, ये करते हैं। कंपनी भले ही प्रॉफिट करे ना करे, लेकिन जो सैलरी करोड़ों में फैकल्टी को रखते हैं, तो फैकल्टी सब अमीर हो जाते हैं उससे, या फिर जो वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, कंटेंट से लेकर एडिटर तक, वो लोग अमीर हो जाते हैं, कंपनी लेकिन नुकसान हो जाती है। तो इस तरह का वहां पर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल रीच हो गए थे, लेकिन कंपनी डूब रहा था। टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेशन एक्ट वर फॉर्म्ड, जिसको मतलब जो कंपनी डूब रहा था उसको एक तरफ से मतलब ओवरकम करने के लिए ये एक्ट सब हुआ था। क्लियर है पॉइंट? एक सबसे पहला जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसका सिग्निफिकेंस क्या है देखो, ब्रिटिश रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेंगे, उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, उसके साथ साथ जो राजनीतिक एवं जो प्रशासनिक है फंक्शन, वो भी जो है कंट्रोल करेंगे। उसके साथ साथ जो है फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, मतलब केवल इंडिया को बंगाल में रूल नहीं करना है या फिर चेन्नई में रूल नहीं करना है, एक तरफ से एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो टोटली इंडिया को रूल करेंगे। उसके फीचर्स क्या है देखो, फैक्ट्स पहले देख लो। देखो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, वो है वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग है, और इस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का भी गठन हुआ था। ठीक है, जो कि कलकत्ता में, इनिशियली सुप्रीम कोर्ट कहां पे था, कलकत्ता में। आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट कहां पे है, दिल्ली में है, राइट। तो आज के डेट में 1 चीफ जस्टिस, तो उस टाइम पे 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस वर देयर। ठीक है, मतलब टोटल 4 मेंबर, उसमें से 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस थे। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो चेंज होकर क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। देन गवर्नर ऑफ बॉम्बे, मद्रास,
सबोर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जो बॉम्बे होंगे, मद्रास होंगे, वो गवर्नर बंगाल के अंडर में काम करेंगे। जो जो प्रेसिडेंसी जो स्टेट वगैरह था, जैसे कि बंगाल है, बॉम्बे है और मद्रास है, तो गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को, और उसी के अंडर में गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे भी काम करेंगे और उसी के अंडर में मद्रास भी काम करेंगे, ठीक है। और 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर फॉर्म, ठीक है, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव का गठन किया गया। एंड असिस्टेंट गवर्नर, जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करेंगे। उसके साथ साथ ऑफिसर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द ट्रेड, ऑफिसर को जो बिजनेस करने के लिए उनको मना कर दिया गया था, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही करप्शन हो रहा था। अब क्या कर दिया गया, देखो, एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो 1784 एक्ट के हिसाब से, पीट इंडिया एक्ट 1784 के हिसाब से एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास क्या रहेगा, कमर्शियल फंक्शन रहेगा, कमर्शियल फंक्शन रहेगा। बट जो पॉलिटिकल अफेयर्स रहेंगे किसके पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। ये प्रीलिम्स में आया था, क्वेश्चन में आया था, ध्यान रखिएगा। क्या है ये, देखो कि कमर्शियल फंक्शन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। क्लियर है पॉइंट। उसके साथ साथ देखो फीचर्स की बात करें तो पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन ऑफ द कंपनी, कमर्शियल अफेयर बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड पॉलिटिकल अफेयर बाय न्यू बोर्ड ऑफ द कंट्रोल, जो आपने डिस्कस किया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहां पे आप देख पा रहे हैं, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा वो सुपरवाइज ऑपरेशन ऑफ क्या है, गवर्नमेंट, ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट को चलाना भी उसका रेस्पॉन्सिबल है, उसके साथ साथ उसमें रेवेन्यू कलेक्शन करना भी उसका रेस्पॉन्स। देखो रेवेन्यू आएगा तभी जाके देश में चलेगा। अभी आज के डेट में बहुत लोग जो हैं, फिनांस मिनिस्टर जो हैं, जीएसटी लगाते हैं या फिर इनकम टैक्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अगर देखो देश के बारे में सोचा जाए वो गलत नहीं है बेटा, समझ लो। अगर हम देश का देखो, देश के देखो टैक्स सिस्टम के बारे में एक चीज बता दो, जैसे कि इतना सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है, फिनांस मिनिस्टर को या सरकार को कि टैक्स इतना बढ़ा दिया। लेकिन देखो टैक्स जितना ज्यादा बढ़ेगा देश के लिए उतना बेहतर है। क्यों बेहतर है, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम में ही ऐसा सिस्टम रखा गया कि टैक्स जो है, जैसे कि जो नेसेसरी प्रोडक्ट है, जो नेसेसरी है, जो गरीब भी इस्तेमाल करता है, अमीर भी इस्तेमाल करता है, ऐसी चीजों में टैक्स बहुत कम लगता है। लेकिन जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मर्सिडीज कार है, ठीक है, जैसे कि एसी है, जैसे कि हम बात करें लग्जरी आइटम है, तो लग्जरी आइटम में ज्यादा टैक्स लगता ही है। तो गवर्नमेंट का हमेशा पॉलिसी रहता है कि अमीर लोग से टैक्स ज्यादा से ज्यादा लिया जाए और सब में बटा जाए। अब जैसे कि सरकार इतने हॉस्पिटल खोलती है, सरकार इतने एनएच, नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट नेशनल हाईवे से लेकर रेलवे कॉरिडोर, ये सब जो बनाती है, कहां से खर्च होगा, तो हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टैक्स, हम लोग जो टैक्स भरते हैं उसी से ही आता है। तो जब भी सरकार, देखो सरकार उतना टैक्स लेती है जहां तक लोग दे पाए, और जितना ज्यादा टैक्स ले सरकार के लिए उतना अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि उसके पास रेवेन्यू रहेगा, उसके पास पैसा रहेगा। सरकार के पास पैसा रहेगा तब जाके वो सैलरी दे सकता है लोगों को, तब जाके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कर सकता है। जैसे कि आप लोगों को गवर्नमेंट सैलरी मिल रहा है, कहां से देगा सरकार, यहाँ रास्ता बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, इतने सारे डेवलपमेंटल वर्क होंगे, कहां से होंगे, जब तक आप टैक्स नहीं दोगे। और टैक्स बचना, हर कोई चाहता है टैक्स बचना। तो अच्छी सरकार जो है टैक्स लेता है, टैक्स लेने में खराबी नहीं है। हाँ, ये चीजें जो टैक्स छुपा रहे हैं वो गलत है, ठीक है। हालांकि सरकार का हमेशा कोशिश रहता है टैक्स के बारे में कि हमेशा अमीर से लिए और सब में बटे, ठीक है। इसीलिए सरकार ने पॉलिसी किया है कि हाँ, एक टैक्सेशन स्लैब होती है कि इतना कमाओगे तो उतना, उतना कमाओगे तो इतना % टैक्स देना पड़ता है। किसी का 30% देना पड़ता है तो किसी को 10% देना पड़ता है। और जो बेसिक, जो इनडायरेक्ट टैक्स लगती है हमें, जो सामान खरीदने में, उसका भी है, अलग अलग परसेंटेज है, ठीक है, 12%, 18%, 28%, तो उसका भी अलग है। कुछ में टैक्स भी नहीं लगता है, नॉन टैक्सेबल है। तो ये उसकी पॉलिसीज रहती है। तो रेवेन्यू कलेक्शन करने का एक पद्धति बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया था। यहाँ पर सुप्रीम पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी अफेयर, ठीक है। देखो सुप्रीम पावर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी अफेयर, कंपनी अफेयर से ज्यादा पावर दिया गया। तो यहां पर देखो बात हो रही है, जो मैंने बताया था आप लोगों को, कंपनी रूल है, ये है क्राउन रूल है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग्स, ताकि कभी कभी रिवीजन करो। और रिवोल्ट ऑफ 1857 की वजह से, मतलब उससे पहले हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये है रिवोल्ट ऑफ 1857 पहले। उसके बाद हुआ है देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 92 एंड 1909,
देन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, देन इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। ये जो है रिवोल्ट ऑफ 1853, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, राइट। तो अब देखो 1833 के बारे में, अब क्या समझते हैं, 1833 के बारे में समझते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चेंज एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है, सिंपल। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, मतलब ऑल ओवर इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। एंड बॉम्बे मद्रास जो है लेजिस्लेटिव पावर लॉस्ट, मतलब बॉम्बे को और मद्रास को, जैसे कि बंगाल को ज्यादा पावर दे दिया गया, बंगाल को और ज्यादा पावर दे दिया गया, तो बॉम्बे और मद्रास में लेजिस्लेटिव पावर जो है उसको लेजिस्लेटिव पावर उनसे छीन लिया गया था, ठीक है। उसके साथ साथ देखो गवर्नर जनरल, उसके बाद देखो गवर्नर जनरल कंट्रोल द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर ऑल्सो। जो गवर्नर जनरल होंगे वो कंट्रोल करेंगे सिविल भी और मिलिट्री अफेयर भी उनके पास रहेगा। उसके साथ साथ जो है मतलब जो लॉ मेंबर है, फोर्थ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द काउंसिल, लॉ मेंबर जो होंगे फोर्थ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, एंड लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश, नया लॉ कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था। एंड यू कैन से एंड ऑफ कम्युनल एक्टिविटीज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। एंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। जो कमर्शियल एक्टिविटीज वो बंद किए जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ देखो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है बताइए, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान रखिएगा, कभी कभी डाटाबेस भी क्वेश्चन आता है, आपको पता भी होना चाहिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक फेल टू इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्वेंट। उन्होंने कोशिश की थी बट जो सिविल सर्वेंट के लिए उन्होंने ओपन कंपटीशन नहीं कर पाया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो कि सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल, ठीक है, मतलब बंगाल के लिए अलग से गवर्नर होगा, सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। जो गवर्नर का जो एग्जीक्यूटिव है उसके साथ साथ जो लेजिस्लेटिव पावर है वो जो है अलग किए जाएंगे। और यहां पर क्या हुआ, मैकुले कमेटी आया था 1854 में बेटा, ठीक है। मैकुले कमेटी 1854 में, जो कि ओपन कंपटीशन था, ओपन कंपटीशन, ठीक है। मैकुले कमेटी आया था और उसने क्या किया, रिडक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एज 24 से लेकर 18 तक, मतलब एज में उन्होंने कम कर दिया 24 से लेकर 18, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म, सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव फॉर्म किया था। एक चीज यहां पर और दिखाना चाहूंगा मैं, देखो यहां पर एक चीज है, हाँ देखो ये जो चीजें हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है, डिड नॉट रिन्यू द चार्टर, left this pending till decision of the parliament and abolished the system of the patronage and introduced the system of the open competition as the method of recruitment, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था, पहले जो होता था, जो संरक्षण प्रणाली थी, संरक्षण मतलब रिजर्वेशन जो था, जो रिजर्वेशंस था, ठीक है। पेट्रोनेज का मतलब अपने लोगों को देना, जो आज के डेट में जिसको जो बहुत फेमस है नेपोटिज्म के हिसाब से, ठीक है, अपने लोगों को जो है प्रायोरिटीज देना। तो पहले चीजें वही था, अपने लोगों को ही प्रायोरिटीज देते थे, अपने नेपोटिज्म जो आज के डेट में कहा गया, तो उसको हटा के, रिजर्वेशन को हटा के उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर ओपन कंपटीशंस कर दिया कि सबके लिए बराबर होगा, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होगा, जॉब का जो प्रोसेस होगा, सबके लिए बराबर होगा। उन्होंने जो है एंट्रेंस एग्जाम लंदन बाय सिविल सर्विस कमीशन, ठीक है, लंदन बाय सिविल, मतलब वो जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे किसके द्वारा होंगे, लंदन बाय सिविल सर्विस कमीशन, ठीक है, मतलब एक तरह से लंदन सिविल सेवा आयोग द्वारा किए जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। एज लिमिट क्या है देखो, 19 से लेकर 22 तक, 19 से लेकर 22 ईयर तक होगा। और फर्स्ट एग्जाम जो है 1855 में ऑन द बेसिस ऑफ द मैकुले कमेटी, पहला एग्जाम जो हुआ था, फर्स्ट एग्जाम 1855 में मैकुले कमेटी के द्वारा किया गया था, देख सकते हो। ये मैकुले कमेटी जो है बाइबल ऑन द कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग जिसको कहा गया, एंड proposed a detailed scheme for the examination to be held in the England, जो एग्जामिनेशन के बारे में बताया था। On the basis of his recommendations, Haileyburg College closed and concept of distinct training added, ठीक है, उसमें जो है मतलब हेलीबर्ग कॉलेज जो है बंद हो गया और जो कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग आया था उसमें, ठीक है। तो यही था अबाउट दिस मैकुले कमेटी, ठीक है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकुले कोड। अब देखो आता है क्राउन रूल। ठीक है, अब जो मैंने बताया था, अब क्या आएगा, अब जो है क्राउन रूल है, क्राउन रूल। ठीक है, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक, जिसमें आप देख सकते हो कि जो क्राउन रूल में 1858 से 1947 में फर्स्ट तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1958 आएगा। उसके बाद जो है इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, जो तीन इंडियन काउंसिल, मतलब एक है 1861, एक है 1892 और एक है 1909। 1909 वाला जो एक्ट है उसको जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन स्टेट एंड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है 1919 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1919, जिसको जो है मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा गया। क्या कहा गया? मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा गया। ये जो है 1919 होगा। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, देन 19। तो ये जो है, ये तो ऑलरेडी ये 1919 है। ठीक है, 1919 जिसको, और ये तो 1909 है ही। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, जिसको देखो ये जो 1909 वाला जो है, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, उसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड मिंटो वाज द वाइसरॉय। और ये जो 1919 है, ये है मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या है बेटा? मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। कौन सा ईयर? 1919 है। ठीक है, उसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड, और यहां पर भी मोंटेगो जो है सेक्रेटरी था और चेम्सफोर्ड जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। चेम्सफोर्ड जो है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एंड मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एंड मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्लियर पॉइंट, आर गेटिंग माय पॉइंट। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, ये सब डिस्कस करेंगे बारी बारी से। क्लियर है कि नहीं? है ना क्लियर? ठीक है, तो ये मैं अगले सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, लेकिन यहां से शुरुआत करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन 1858 से। ठीक है, तो बने रहना और जुड़े रहना।